आज हम पढ़ेंगे बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी के पेपर थर्ड जो आपका सेक्शन भी है उसमें इथोलॉजी के बारे में। उसमें पहले थोड़ा अगर बात करें सिलेबस की हम तो सबसे पहला आपको टॉपिक है कि व्हाट इज़ इथोलॉजी, इसके थोड़े से आउटलाइन के बारे में। उसके बाद बिहेवियर क्या है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इसमें इनर लर्न के बारे में अलग से। फिर आपको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से मेथड हैं स्टडी करने के। इसके बाद आपको दिया जाए कुछ स्पेशल टाइप का बिहेवियर लाइक फाइटिंग बिहेवियर है, और इस तरह से आपके कुछ और बिहेवियर, नेस्ट बिल्डिंग है, माइग्रेशन है। तो पूरा आपका मतलब ओवरऑल क्या है कि आपको इथोलॉजी में एक तो इसका टाइप्स ऑफ बिहेवियर पढ़ना है अलग से पूरा, इसमें क्या इसका मेथड है स्टडी करने का, साथ में आपको कुछ दिए जाएंगे स्पेशल बिहेवियर। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ इथोलॉजी, तो इथोलॉजी क्या है कि अगर ये जूलॉजी है इसका मतलब क्या है, जूलॉजी का ही ब्रांच है। फिर बात ये आती है कि अगर इथोलॉजी है तो जिसका मीनिंग कुछ इसका सेंस होगा। तो अगर हम बात करें तो ग्रीक वर्ड में जो इसकी मीनिंग होती है वो सिंपल, यहाँ पे अगर देखें तो जो आपका इथोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, और इसमें जो आपका ग्रीक वर्ड में इथोस मीन्स होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे हम कल्चर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या मतलब इसका कि इथोस का मतलब होता है कल्चर, और आपका लॉगस का मतलब होता है यहाँ पे स्टडी। तो कल्चर की स्टडी करना हमारा क्या था, इथोलॉजी, ऐसा हमें यहाँ पे इसकी ग्रीक मीनिंग से पता चलता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपली इसका मतलब ये निकल के आता है, कल्चर मतलब क्या कि जैसे जितने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पीपल होते हैं उनके अलग मतलब कल्चर होता है। तो ये बहुत पहले का मतलब एक कॉमन सेंस था कि हमें कल्चर की स्टडी करना क्या होता है, इथोलॉजी के बारे में। फिर जब बाद में ये पता चला कि इसमें सिंपली क्या करते हैं कि हम इसमें पढ़ते हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में। मतलब अगर इथोलॉजी आपका ये ब्रांच है तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिंपली यहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे हम बिहेवियर के बारे में, एनिमल के जब यहाँ पढ़ेंगे हम इसको बोलेंगे हम इथोलॉजी। अब बात आती है कि अगर ये बाद में फिर क्यों इसकी मतलब डिस्कवरी हुई या फिर ये इथोलॉजी एक ब्रांच कैसे बना। तो अगर हम ऐसे देखें तो जब भी कोई ब्रांच बनता है उसके पीछे आप कुछ लॉजिक्स होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जूलॉजी मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, मतलब एनिमल की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम जूलॉजी। अगर तो हम इसके कुछ ब्रांचेस की बात कर लें तो मान लीजिए हमने यहाँ स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कि हम जूलॉजी पढ़ रहे थे, इसके बाद इसके ब्रांच कैसे बने और क्यों बने। तो जब ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि थोड़ा सा होता है क्यूरियस नेचर का अपने आप में, कि मतलब ये और ज़्यादा जानना चाहता है किसी की चीज़ के बारे में। तो जब ये इन्होंने देखा कि सबसे पहले अगर मान लो ह्यूमन की बॉडी है तो ये बनी है सेल से मिलके, तो फिर यहाँ बना दिया गया सेल बायोलॉजी अलग से पूरा इसका ब्रांच। इसके बाद इसके अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे कुछ होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, इससे बन गया आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो ह्यूमन से आपको एनिमल उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसके लिए यहाँ बना दिया गया आपका इवोल्यूशन बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल कैसे होता है इसके लिए बना दिया गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मतलब यहाँ पे ये है कि जितना क्यूरियोसिटी और नॉलेज बढ़ता गया इसी के साथ में क्या हुआ कि आपका अलग अलग ब्रांचेस भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। इसी तरह से जितने आपके सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की जो आप जहाँ पे कोई एनिमल रहता हो तो आसपास का क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट है, कैसे उसका रिलेशन है, इसके लिए यहाँ बन गया आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट। सेम यही आपका चलता रहा। फिर क्या हुआ कि 1973 में जो आपके 3 स्पेशल यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिसको बोल सकते हैं कि जूलॉजिस्ट या फिर से बोल सकते हैं इथोलॉजिस्ट। इन तीनों का नाम जो था सबसे में इसमें थे, सबसे फर्स्ट आपके थे कार्ल वान फ्रिस, ठीक है, सेकेंड इसमें थे कोनराड लॉरेंज, और थर्ड आपके थे निकोटिन बर्जन। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि तीनों ने मिल करके ये फाइंड आउट किया कि इथोलॉजी एक ब्रांच हो सकता है और इसमें हम इसमें एनिमल बिहेवियर के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। तो इन्होंने 1973 में तीनों के कंट्रीब्यूशन से ये ब्रांच यहाँ पे आया, इस्टेब्लिश हुआ, और इसी काम के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1973 में ही नोबेल प्राइज़ मिला था इन तीनों को। तब से ये क्या हुआ कि ये आपका जो ये इथोलॉजी का ब्रांच है जूलॉजी का एक, ये आपका यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, और ये नॉलेज में आया कि नहीं ये इसको हमें अलग से पढ़ना होगा। अगर हम बात करें क्या इनके पहले भी कोई ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जो कि इसका थोड़ा सा मतलब नॉलेज या फिर इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, तो अगर हम ऐसे देखें तो इन तीनों के आने और नोबेल प्राइज़ पाने के पहले की जो थोड़ी जर्नी थी उसमें ये था कि इसमें भी कुछ और साइंटिस्ट ने इस पर ये बताया था कि हाँ ये अलग से ब्रांच है। फिर थोड़ा बहुत इनके बाद जितना पता हो चुका था उन्होंने एक आइडिया लगाया था कि ये भी एक ब्रांच बन सकता है। उसमें सबसे मेन आपको सबसे पहले थे एरिस्टोटल, जिन्होंने ये गेस किया था कि हाँ एक स्टडी होती है एनिमल बिहेवियर की जो कि हम अलग से करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में थे एक आपके विलियम हार्वे करके एक साइंटिस्ट ये भी थे, एक आपके थे एच वाइट करके, ठीक है, और सबसे मेन आपके थे चार्ल्स डार्विन। इन सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था 1973 के पहले, जिन्होंने ये बोला था कि हाँ जो आपका इथोलॉजी तो नहीं मतलब कह पाए थे, लेकिन ये था कि जो एनिमल होते हैं
इनकी बिहेवियरल स्टडी के लिए एक अलग से ब्रांच पॉसिबल है, फिर इनको जो मालूम चला था कि हाँ कि एनिमल बिहेवियर नाम का भी कोई चीज़ होता है और एनिमल उसी रिगार्डिंग अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये कुछ थे जो कि आपके प्रायर थे इथोलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने अभी तक ब्रांच की खोज नहीं कर पाए थे ये लोग। और फिर अगर बात करें यहाँ पे हम, ये हुआ हमारा थोड़ा सा, तो एक्चुअल में होता क्या है कि कहीं कहीं आपको किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा इथोलॉजी के नाम से, और कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एनिमल बिहेवियर के नाम से। अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस जानें तो एनिमल बिहेवियर और इथोलॉजी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि दोनों में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर हम किसी भी एनिमल की स्टडी उसके नेचुरल हैबिटेट में करेंगे तो उसको हम रखेंगे इथोलॉजी कैटेगरी में, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम रखेंगे यहाँ पे इथोलॉजी वाले इसमें। लेकिन अगर उसी की स्टडी हम या तो लैब में करें या फिर और किसी इन्वायरमेंट में करें तो उसको रखते हैं हम इसमें एनिमल बिहेवियर के बारे में। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों हमें यहाँ पे पढ़ना होता है किसी भी एनिमल के बिहेवियर के ही बारे में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा है कि इसमें किसको पढ़ते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है कि व्हाट इज़ एनिमल बिहेवियर, व्हाट इज़ एनिमल बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर वर्ड जो है काफ़ी मतलब फेमस होता है और हमें डेली मतलब लाइफ में आपको मिलते रहते हैं कि उसका बिहेवियर आजकल नहीं ठीक चल रहा है, फिर उसने मिसबिहेव किया, ये किया वो किया। तो फिर सिंपली अगर इसको हम देखें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल बिहेवियर, इसको मतलब ऐसे कि कोई भी आपका ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी, ठीक है, ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस को लेकर के रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। स्टिमुलस को लेकर जो कोई रिस्पॉन्स करेगा उसको ही क्या बोलेंगे हम, एनिमल बिहेवियर। मतलब एनिमल बिहेवियर इज एन ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी विच एन एनिमल परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस, यानी जो उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस को लेकर के, यानी जैसे जब उसको हम स्टिमुलस देंगे तो उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स भी क्या होगा, वो निकल के आएगा। तो यही है कि अगर कोई भी चीज़ वो ऑब्जर्वेबल नेचर का है उसको हम जो उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो एक्टिविटी क्यों आई, क्योंकि उसमें हमने स्टिमुलस दिया और इसलिए उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, इसे क्या बोलेंगे हम, तो हमारा क्या हो गया, एनिमल बिहेवियर। तो साहब आपको दो बातें जाननी है कि वो हम किसी भी मतलब एक्ट को तब मानेंगे बिहेवियर जबकि वो ऑब्जर्वेबल नेचर का हो और साथ में वो किसी न किसी स्टिमुलस को लेकर के रिस्पॉन्स हो। जैसे अगर कोई बैठ के सोच रहा है तो वो क्या है कि वो आपका यहाँ पे एनिमल बिहेवियर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मतलब आप उसको ऑब्जर्व तो कर नहीं हो, सिंपली वो शांत बैठा हुआ है ना एक टाइम से। लेकिन जैसे उसने कुछ बोला है, फिर वो गुस्सा किया, चिल्लाया, तो वो क्या हुआ कि आप उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे हाँ इसने ये इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म की। और ये कैसे हुआ, मालूम वो बैठा था अंदर से किसी बात को लेकर सोच रहा था, गुस्सा हुआ, मतलब जो उसके अंदर के स्टिमुलस थे उसको मिला यहाँ पे और उसी के लिए वो रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो ये इसका होता है एक बेसिक मीनिंग एनिमल बिहेवियर का। अगर हम बात करें स्टिमुलस को कैसे यहाँ डिफाइन करेंगे, तो स्टिमुलस जो होता है उसको सिर्फ ऐसे यहाँ पे जान सकते हैं कि स्टिमुलस ये क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब अगर कोई पर्सन है तो उसके इन्वायरमेंट होते हैं, लाइक उसके अंदर कुछ होता है, इमोशन है, थॉट है, हार्मोन है, माइंडसेट है, और कुछ बाहर से कहाँ पे है, उसके आसपास कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ, तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर इन दोनों इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो उसे हम क्या मानेंगे, स्टिमुलस, और इसी चेंज के लिए जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा उसे क्या मानेंगे हम, एनिमल बिहेवियर, ठीक है। तो ये इसका होता है बेसिक सा मीनिंग। और अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका जो होता है इसमें इसके इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, आपके इमोशन हो सकते हैं इसमें। इसके बाद आपका हो सकता है मान लो यहाँ पे कि इसके थॉट हो जाए, इसका माइंडसेट हो जाए, ठीक है, इसके हार्मोन हो जाए। इस तरह से क्या है कि कोई भी आपका उसके बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट जो कि आपको बाहर से नहीं दिखता उसको बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल में उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कहाँ रह रहा है, सोशल मतलब कि किस पीपल के साथ है, या फिर क्या उसका इंटरेक्शन है जो कि हमें बाहर से दिखती हैं, ये हमें हो जाएंगे यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में। तो अगर इन दोनों टाइप के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस, और उसी चेंज को लेकर के जो वो यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा हमारा क्या हो जाएगा, वो एनिमल बिहेवियर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे मेन इसमें क्वेश्चन आपका ये आएगा
कि देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं आएगा कि ये सब टर्म्स पूछ जाएंगे, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपका टाइप होता है इननेट और लर्न। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इननेट एंड लर्न विद सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब आपके 10 नंबर में क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इननेट और लर्न में आपको डिफरेंस लिखना होगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ में आपको दिया जाएगा सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब कि 10 नंबर मार्क्स में दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम दोनों को देखें कि एनुअल बिहेवियर कितने टाइप्स होते हैं, और वैसे जो इसके 2 टाइप हैं आपकी इननेट और लर्न, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो जो आपका बिहेवियर होते हैं बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, एक इननेट एक लर्न। अगर इसमें बेसिक डिफरेंस जाने, बेसिक सेंस में जाने, तो इननेट बिहेवियर ऐसे होते हैं जो आपके बाई बर्थ होते हैं, यानी कि बचपन से रहेंगे, जन्मजात रहेंगे। और जो आपके लर्न बिहेवियर होते हैं ये वो मतलब अपने लाइफ में कभी ना कभी एक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बिहेवियर की लिस्ट की। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ हमने लिखा है कि कुछ एग्जांपल बिहेवियर के, जैसे फिश माइग्रेशन, बेबी वॉकिंग, बार्किंग ऑफ डॉग, पैरट मिमिक, एलिफेंट प्ले इन सर्कस, डॉग प्ले विथ बॉल, पीकॉक डांसिंग, स्पाइडर वेब मेकिंग, बर्ड्स नेस्ट बिल्डिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बेबी डक फॉलोइंग देयर मदर, डॉग बिहेव ऑन कमांड, बर्ड्स माइग्रेशन, साथ में आपके हॉर्स रनिंग और मंकी जंप। ये सब क्या है कि सब के सब बिहेवियर हैं। बिहेवियर क्यों है? क्योंकि ये सभी की सभी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी हैं, और ये एक तरह से ये क्या है कि स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स ही है। जैसे मतलब इनमें ये है कि ये जितना हमने बताया यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये सब कोई ना कोई यहाँ पे ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी है, और वो तब शो की गई है जब यहाँ पे कोई इनको स्टिमुलस मिला, और ये सिर्फ उसी का एक रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखिए इननेट और लर्न जो आपका यहाँ पे 2 टाइप होता है बेसिकली बिहेवियर का, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है लिखने के लिए, जो कि आपके 10 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पे कि इसमें आपको लिखना पड़ता है पूरा कम से कम 4 से 5 पेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका इननेट बिहेवियर होता है ये बाय बर्थ होता है, मतलब जन्मजात रहेगा, जन्म से रहेगा। और जो आपका लर्न बिहेवियर होगा ये एक्वायर्ड इन लाइफ, मतलब वो कभी लाइफ में अपने को सीखेगा। अब यहाँ पे हम कोई भी एक लेते हैं एग्जाम्पल इधर से, जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बार्किंग ऑफ डॉग। ठीक है, तो जो कुत्ता होता है, कुत्ते के भौंकने का जो यहाँ पे बिहेवियर है ये बचपन से होता है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे बाद में सीखेगा। ठीक है, इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे कि एलिफेंट प्ले इन सर्कस, जो हाथी सर्कस में प्ले करते हैं, तो अगर उनको हम देखें तो ऐसा नहीं वो बचपन से ही सर्कस में जाते हैं, उनको ट्रेंड किया था, मतलब वो अपनी लाइफ में एक्वायर्ड करता है। तो इस तरह से क्या है कि हम इसकी पहली प्रॉपर्टी जान सकते हैं कि जो इननेट होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं, और ये हमारा होता है कि ये कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि लाइफ के किसी भी स्टेज में उसने सीखा है, एक्वायर्ड किया है, उसको बोलेंगे हम लर्न बिहेवियर। ठीक है, यहाँ देखते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो इसमें लिखा है कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब जो इननेट बिहेवियर होते हैं अगर ये बाय बर्थ है तो फिर ये क्या होगा, इसमें देखिए ये तीनों साथ एक साथ चलेंगे। जैसे अगर बाय बर्थ है तो फिर इसमें ये इसका नेचर होगा इनहेरिटेड का, मतलब ये इसके पेरेंट्स से इसको मिला हुआ है। और अगर ये इनहेरिटेबल नेचर का है तो आपको पता है कि जीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसी भी नेचर को ट्रांसमिट करने के लिए फर्दर जनरेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इनहेरिटेड नेचर का है तो इसका मतलब जेनेटिकली कंट्रोल्ड भी होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम जान सकते हैं, मान लीजिए फिर से इसमें कोई भी लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है आपका मान लीजिए बर्ड्स माइग्रेशन। ठीक है, तो जो आपके बर्ड माइग्रेट करते हैं ये क्या है कि इनहेरिटेड नेचर का है। जैसे मान लो कि बर्ड्स की एक जनरेशन कहीं माइग्रेट करी गई, जो उनके प्रोजेनी है, उनके बच्चे हैं, ये भी क्या करेंगे कि जब उनका भी ऐसा टाइम आएगा तो वो भी सेम रूट पे सेम तरीके से माइग्रेशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो आपका इस टाइप का होता है बिहेवियर, ये मतलब इनका नेचर होता है इनहेरिटेबल नेचर के होते हैं, और इनकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, जीन के द्वारा। अगर हम इसका उल्टा देखें यहाँ पर लर्न बिहेवियर में, तो इसमें होता है आपका कि कोई बिहेवियर जो होता है वो होता है नॉन इनहेरिटेड यहाँ नेचर का, और साथ में ये है कि ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल से होते हैं। जैसे अब एग्जांपल इधर से हम देखें तो डॉग बिहेव ऑन कमांड। ठीक है, मतलब कि हम बोलते हैं ना कि डॉग को कि बॉल लेकर के आओ, यहाँ बैठो, यहाँ मत जाओ, मत भौंको, इस तरह से जो हम उस पर कमांड कर उसको मतलब करवाते हैं। तो ये क्या है कि इसका नेचर होता है नॉन इनहेरिटेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अगर किसी एक डॉग को ट्रेंड कर दिए हैं तो उनके बच्चे भी सेम उसी तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इसका नेचर कैसा ये है नॉन इनहेरिटेड नेचर का, मतलब ये कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में ये बिहेवियर नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या है इसकी कंट्रोलिंग जीन के द्वारा ना होकर के यहाँ पे इन्वायरमेंट के थ्रू है। जैसे देखिए अगर वो डॉग यहाँ पे कमांड हमारा कर रहा है और वो मान रहा है बात मत, क्यों मान रहा है, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे कुछ देखो 2 चीज़ें होती हैं।
या तो हम उसको रिवार्ड देंगे या तो उसको देंगे पनिशमेंट। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल में है, अगर उसको हम फ्री छोड़ देंगे, अगर देखें यहाँ पे कोई वाइल्ड डॉग है या फिर उसको हम नहीं ट्रेंड कर रहे हैं तो वो हमारा कमांड या हमारी बातें नहीं मानेगा। मतलब क्या हुआ कि लर्न बिहेवियर जो होते हैं वो नॉन इनहेरिटेड नेचर के होते हैं, साथ में आपका इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है उनका, नॉन जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, आगे की बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है स्टेरियोटिपिक बिहेवियर। मतलब जितने आपके इननेट नेचर के होते हैं सबका नेचर कैसा होता है, स्टेरियोटिपिक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसा बिहेवियर सेम हो रहा है वैसा ही होता है, मतलब पहले से भी और आगे भी वैसा ही होगा। ठीक है, वो फिक्स है कि वैसा ही होगा। और ये कैसा है, नॉन स्टेरियोटिपिक। जैसे हम यहाँ देखते हैं एक आपका यहाँ फेमस एग्जांपल है पीकॉक डांसिंग का। अब ये जो है कि जो मोर 3 पीढ़ी पहले नाचते थे, ठीक है, वो वैसे ही नाचेंगे। जब मोर पहली बार नाचा तब भी वैसे नाचा, बाद में नाचेगा तब भी वैसे ही नाचेगा। मतलब क्या है कि ये बिहेवियर हमेशा स्टेरियोटिपिक है कि फिक्स है कि वो वैसा ही होगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। इधर अगर देखें हम तो जो लर्न बिहेवियर होते हैं नॉन स्टेरियोटिपिक। मतलब कि कोई अगर अच्छा सिंगर है, डांसर है, फिर प्लेयर है, तो ऐसा नहीं कि उसके पेरेंट्स भी वैसे ही थे या फिर वो भी ऐसा ही होगा। हो सकता है अगर वो यहाँ प्रैक्टिस ना करे तो बाद में क्या होगा, वो अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ऐसे बिहेवियर कैसे होते हैं, ये होते हैं लर्न जो नेचर के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है नॉन स्टेरियोटिपिक नेचर की। ठीक है, ये आगे अगर हम बात करें तो इननेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब इस बिहेवियर में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लर्न करने के लिए, लर्न बिहेवियर के लिए आपका ब्रेन इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर ये हमेशा होता है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। अब मान लीजिए यहाँ पे कि कोई भी देख लें हम, फिर से यहाँ पे ये देख लें हमने बार्किंग ऑफ डॉग। ठीक है, तो जो कुत्ते का भौंकना है यहाँ पे, डॉग की बार्किंग का, इसमें कोई ब्रेन नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए कि या फिर ह्यूमन नेचर का ही देखें, अगर कि बोलते हैं ना किसी पर्सन की याददाश्त खत्म हो गई, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, फिर भी अगर वो पर्सन जिंदा है, देखो हो सकता है कि वो उस तरह से बिहेव ना कर पाए, मतलब कि जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन वो जो अपनी बेसिक नीड है, जो बिहेवियर, वो तो शो करेगा। जैसे उसका चलना हो गया, सोना हो गया, खाना हो गया, ये सब तो शो करेगा ही। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर वो इननेट बिहेवियर के मतलब कैटेगरी में आता है तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर लर्न है तो उसमें हमेशा क्या होगा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा। इसको हम किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर देखें यहाँ पे हम, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अकर इन द सेम वे इन नेक्स्ट जनरेशन। जैसा हम पहले बताए हैं कि अगर वो स्टेरियोटिपिक है, उसके बाद इसका नेचर होता है कि ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो इसकी हमेशा ये होगा कि जिस तरीके से वो इस टाइम पे हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही तरीके से होगा। जैसे अब पीकॉक डांसिंग, इसके बाद स्पाइडर का वेब मेकिंग, ये सब आपके ऐसे बिहेवियर हैं कि जैसे पहले होते थे या जैसे अब हो रहे हैं वैसे ही आगे जनरेशन में भी होंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो लर्न बिहेवियर होते हैं ये आपका एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो सकते हैं, मेमोरी या लर्निंग के साथ चेंज हो सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ, या फिर पर्सन टू पर्सन, स्पीसीज टू स्पीसीज, या फिर जनरेशन टू जनरेशन भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फिर से वही देखें तो किसी भी, अगर मान लो हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल डॉग प्ले विथ बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि जिस हमने डॉग को ट्रेंड किया हो, इसके पेरेंट्स जो हों वो इस तरीके से ट्रेंड ना हो, या फिर जो इसके नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होंगे, इनके जो प्रोजनी होंगे, वो भी इस तरह से ट्रेंड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लर्न बिहेवियर एक जनरेशन में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने प्रायर जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन में वैसा ही होगा, वो हमेशा बदलेगा। और इसमें अलग अलग आपके फैक्टर काम करेंगे, लाइक मेमोरी, लर्निंग, प्रैक्टिस, या फिर और भी आपके बहुत सारे फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें और भी पॉइंट है, इसको आगे हम बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो इननेट बिहेवियर होते हैं वो होते हैं प्रेडिक्टेबल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम उनको गेस करके बता सकते हैं कि वो उनका मतलब अगर कोई बिहेवियर इननेट नेचर का है तो कैसा होगा, बट अगर कोई लर्न नेचर का है तो उसको हम ये नहीं गेस कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल हॉर्स रनिंग। ठीक है, तो हॉर्स रनिंग क्या है कि एक आपका इननेट बिहेवियर है। ठीक है, तो हमें गेस कर सकते हैं कि जो सभी घोड़े होंगे वो दौड़ेंगे। ठीक है, और अगर घोड़े के बच्चे हैं तो वो भी दौड़ेंगे, उनके पेरेंट्स भी दौड़ते रहे होंगे। बट अगर कोई यहाँ पे डॉग खेल रहा है या सर्कस में प्ले कर रहा है, कोई सिंगर है, डांसर, तो हम ये नहीं गेस कर सकते हैं कि वो उनके जो प्रोजनी होंगे या जो उनके पेरेंट्स रहे होंगे वो भी उसी तरीके से होंगे। वो वेरिएशन या फिर वो यहाँ पे उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर दो बात आती है, अगर आपसे पूछें कि हॉर्स रनिंग एक एग्जाम्पल होगा, दूसरा आपसे पूछें कि हॉर्स रनिंग ऑन
ट्रैक, ठीक है, जैसे घोड़े दौड़ते हैं, नॉर्मल सी बात है। दूसरा अगर हमसे पूछें कि घोड़ों का ट्रैक पे दौड़ना, तो इन दोनों में से कौन सा इनेट कौन सा लर्न है, तो यहाँ पे आपको बता दें हम कि जो घोड़े का दौड़ना है आपका इनेट है, बट घोड़े का ट्रैक पे दौड़ना ये लर्न बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि देखो सभी घोड़े दौड़ते हैं, चाहे वो जहाँ भी रहेंगे, जिस भी रहेंगे इन्वायरमेंट में, हमेशा वो दौड़ेंगे ही, बट उनको ट्रेन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर ट्रैक पे दौड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आपका अलग टाइप का बिहेवियर हो जाएगा। और आपको ये डीपली समझना होगा यहाँ पे एनालाइज करके कि अगर आपसे कोई भी बिहेवियर देके पूछ रहे हैं कि उसका नेचर इनेट है कि लर्न है, तो आपको उसको अपने से बताना होगा, ठीक है। और बताने के लिए जो आपको यहाँ पे है ना पॉइंट्स टेबल में सारे पॉइंट्स, आप इनका हेल्प ले सकते हो और आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका नेचर ये क्या होगा, इनेट होगा कि लर्न होगा, ठीक है। जैसे अगर हमने बताया कि हॉर्स रनिंग ऑन ट्रैक, घोड़ों का ट्रैक पे दौड़ना, ये कैसे लर्न हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी और लर्निंग इन्वॉल्व है, ये बाई बर्थ नहीं है मतलब, और इसको किसी की ट्रेनिंग की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने के लिए, ठीक है। दूसरा अगर देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रेजेंट एट स्पेसिस लेवल, मतलब जितने इनेट बिहेवियर होते हैं सब स्पेसिस लेवल पे होते हैं, बट जो लर्न होते हैं ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ठीक है। जैसे अब पिकअप डांसिंग तो सारे मोर नाचते हैं, ठीक है। डॉग बार्किंग सारे यहाँ पे जो कुत्ते हैं उसे भौंकते हैं। इसके बाद मंकी जंप, सारे मंकी जंप करते हैं। मतलब जो भी बिहेवियर होगा वो आपका स्पेसिस लेवल पे होगा कि उस पर्टिकुलर स्पेसिस के सारे मेंबर वो सेम टाइप का बिहेवियर परफॉर्म करेंगे। बट अगर वो लर्न नेचर का तो क्या होगा, वो इंडिविजुअल लेवल होगा कि मतलब कोई करता है कोई नहीं करता है, और जो कर रहा है इसका मतलब उसको ट्रेनिंग मिली है, उसने कहीं देख के सीखा है और उसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर को वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हो गया यहाँ पे क्लियर। देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप इस सम पॉइंट को लिखें एग्जाम में, तो एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट थोड़ा आपको ऐसा रखना होगा कि जितना हम यहाँ पॉइंट्स बता रहे हैं सबसे पहले आपको इन पॉइंट को लिख देना है। जैसे आपकी कॉपी होगी तो यहाँ आप लिखोगे पहला पॉइंट इनेट का, जो कि पॉइंट हमने लिखा हुआ ऑलरेडी। इसके बाद इस पर दोगे आप कोई भी एक सूटेबल एग्जाम्पल आप अपने से भी दे सकते हो जितना समझ के, या फिर इन सब में से आप कोई भी एक एग्जाम्पल उसको वहाँ पे आप लिखोगे उस पॉइंट के जस्ट नीचे, फिर आपको उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इस तरह पहला पॉइंट, फिर दूसरा, इस तरह जितने पॉइंट आपके हैं सब में पहले पॉइंट लिखना है, फिर एग्जाम्पल देना है, फिर उसी को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि कैसे इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर ये जो बिहेवियर है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आपको कुछ इसी स्टडी के साथ आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करना है। आगे अगर बात करें यहाँ पे हम, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि डेवलप एट ए स्लो रेट वाया नेचुरल सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब ये है कि जो आपके इनेट बिहेवियर होते हैं इनका डेवलपमेंट काफ़ी स्लो रेट से होता है, वो भी किसके द्वारा ये होते हैं, नेचुरली सिलेक्शन जब होगा तभी इनका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा उस पर्टिकुलर बिहेवियर का। जैसे अब यहाँ हम लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि फिश माइग्रेशन का, ठीक है। अब समझते हैं कि फिश माइग्रेशन का जो बिहेवियर है ये इनेट नेचर का है, तो ये कैसे ये इस पॉइंट को बेस्ट यहाँ पे तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगर हम देखें तो कोई भी अगर आप फिश है तो माइग्रेशन क्यों शो करेगी, तो इसमें दो पर्पस होगा, या तो फीडिंग के लिए तो आपके स्पॉनिंग के लिए, मतलब या तो वहाँ पे जहाँ पर्टिकुलर है उस जगह पे वहाँ फूड की शॉर्टेज हो जाए, या तो उसके पास एक यहाँ पे प्रॉपर या सेफ प्लेस ना हो स्पॉनिंग या फिर वहाँ पे एग लेइंग के लिए, तो वो दूसरी जगह पे जाएगा, इसको बोलते हैं फिश माइग्रेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इस चीज़ को देखें तो मान लीजिए जब ये फिश माइग्रेशन का बिहेवियर स्टार्ट हुआ होगा तो ये पॉन्ड रहा होगा आपका, इसमें कुछ आपकी इस तरह से फिश रही होंगी पॉपुलेशन में यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, बट या तो यहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, या तो जैसे हुआ ये कि मान लीजिए यहाँ पे फूड की शॉर्टेज भी हो गई, साथ में यहाँ पे कुछ इसके जो एनिमीज वगैरह थे वो ज़्यादा हो गए कि इनको यहाँ खतरा था कि जब ये एग लेइंग करेंगे या फिर जो इनके यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ बच्चे होंगे उनको खा जाएंगे। तो इनमें से कुछ मेंबर क्या किए कि यहाँ से निकल के किसी दूसरे प्लेस पे चले गए। मान लीजिए हमारा प्लेस ए था और ये हमारा प्लेस बी हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकल के ए से बी में चले गए हैं इनको यहाँ फूड की अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो गई है। दूसरा, जो इनके प्रोजेनी थे, जो इनके अंडे बच्चे थे, वो भी यहाँ पे बच गए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जब यहाँ पे बचेंगे जो यहाँ नहीं बचेंगे, और जब ये किसी मतलब सीजन बार बार ऐसे होता रहा है कि जब इनका टाइम पीरियड आता था ये जाते थे किसी अदर प्लेस पे, फिर क्या हुआ, इस तरह बार बार रेपिटेशन से, और जो गए इनमें क्या हुआ कि ये नेचुरली सिलेक्ट कर लिए गए, मतलब इनकी पॉपुलेशन बची रही, जो नहीं कि वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके थे पहले। इसलिए क्या हुआ कि जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करे और स्लो रेट से हो, वो हमारी क्या होगी बाद में चल के वो इनेट बिहेवियर बन जाती है। मतलब इनेट की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनका डेवलपमेंट फास्ट रेट से नहीं होगा, ये स्लो रेट से डेवलप होते हैं, साथ में इनमें नेचुरल सिलेक्शन भी होता है इस बिहेवियर की वजह से। अगर यहाँ पे देखें हम
तो इसका यहाँ पे मेन फीचर होता है कि डेवलप रैपिडली वाया मेमोरी एंड लर्निंग। जो लर्न बिहेवियर होते हैं इनका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, और इनमें हमेशा लर्निंग और मेमोरी इन्वॉल्व होती है, कभी भी इस बिहेवियर के लिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तो यही है कि आपका मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं कि ये वाला एग्जांपल ना, कि डॉग बिहेव बाय ऑन कमांड, या फिर आपका यहाँ पे जो था ना एलिफेंट, कहाँ गया, एलिफेंट प्ले इन सर्कस, ये वाला एग्जांपल, ठीक है इधर। तो अब मान लीजिए कि कोई अगर हाथी है तो हाथी सर्कस में प्ले करना क्यों सीखेगा, क्योंकि वहाँ पे ये है कि जो उसको इन्वायरमेंट दिया गया था उसमें ऐसे कंडीशन दिए गए कि जब वो परफॉर्म करेगा तभी उसको खाना दिया जाएगा, फिर उसको आप कम मारेंगे हम। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत जल्दी उसने सीख लिया अपने मेमोरी और लर्निंग से और प्रैक्टिस से। कभी भी अगर हाथी सर्कस में प्ले कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वहाँ पे वो इन्वायरमेंट में या फिर उसमें नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं है। वो सिर्फ जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है इंसानों के बीच में सर्कस में, वहाँ के लिए थोड़ा टाइम के लिए वो थोड़ा सा कि फूड उसको मिल जाएगा, बट अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो कभी उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब जो लर्न बिहेवियर होते हैं ये बहुत ही रैपिडली डेवलप होते हैं और ये है इनमें हमेशा मेमोरी और लर्निंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसी को उल्टा होता है आपका ये वाला बिहेवियर, जबकि ये इसमें स्लो रेट से होता है और हमेशा यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। आगे अगर बात करें पॉइंट नंबर 10 की, तो इसका सबसे मेन फीचर ये है कि नो आर लेस वेरिएशन इन पॉपुलेशन। मतलब जितने आपके इननेट बिहेवियर होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पूरे आपकी पॉपुलेशन में जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा रहेगा, इसमें कभी भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा या बहुत थोड़ा आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन। जैसे मंकी जंप हो गया आपका, ठीक है, तो मंकी जंप में क्या है यहाँ पे, या फिर बेबी का चलना, बेबी वॉकिंग, फिर रोलिंग ऑफ लायन, इस तरह जो आपके यहाँ बिहेवियर ये पूरे उस स्पेसीज के पॉपुलेशन में सेम रहेंगे, कभी भी आपको अलग नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या है, कुछ डॉग खेलते हैं बॉल से, कुछ नहीं खेलते हैं। मतलब ये है कि जो इस तरह से लर्न बिहेवियर होते हैं, कुछ अच्छे सिंगर होते हैं, मान लीजिए ह्यूमन की बात करें तो कुछ नहीं भी होते हैं। तो इनमें क्या है कि अगर पॉपुलेशन इतनी सारी है तो उनमें सब आपको अलग अलग देखने को मिलेगा वेरिएशन। बट अगर वो इननेट नेचर का है तो उसमें क्या होगा कि जितनी आपकी पॉपुलेशन रहेगी उसमें या तो नो या फिर वेरी लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट ये है कि कैन नॉट मॉडिफाइड बाय इन्वायरमेंट आर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई इननेट नेचर का बिहेवियर है तो कभी भी वो इन्वायरमेंट या फिर एक्सपीरियंस से मॉडिफाइड नहीं हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि जब यहाँ पे कोई भी लायन था, उसने अपना हंटिंग या शिकार करना स्टार्ट किया या फिर उसने रोरिंग करना स्टार्ट किया, भौंकना, अब उस तरह से आपका दहाड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में रहे, जैसे अगर हम उसमें शेर को ला के वहाँ जंगल से सर्कस में रख दें तब भी क्या होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, बट उसका जो बिहेवियर है रोर करने का वो तो नहीं मॉडिफाइड होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पे आके म्याऊं करना शुरू कर देगा फिर भौंकना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस तरह से बिहेवियर है सब उसकी क्या है, वो आपके इननेट बिहेवियर है और वो किसी भी इन्वायरमेंट में या फिर कितना वो हो जाए एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस कर ले वो बदल नहीं सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर कोई लर्न बिहेवियर है तो वो इन्वायरमेंट के थ्रू मॉडिफाइड हो सकता है, मेमोरी, लर्निंग या एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के थ्रू मॉडिफाइड हो सकता है। ऐसा नहीं कोई सिंगर है, कोई अच्छा प्लेयर हो, हमेशा वो अच्छा प्लेयर ही रहेगा। अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो खत्म हो जाएगा। कोई अगर पढ़ने में अच्छा है लेकिन अगर मेमोरी उसकी थोड़ी सी अगर मतलब कम प्रैक्टिस करे या फिर मेमोरी लॉस हो गई तभी क्या हुआ, वो कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह से कोई बिहेवियर जो कि लर्न नेचर का है तो वो हमेशा इन्वायरमेंट, मेमोरी, लर्निंग या एक्सपीरियंस से मॉडिफाइड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि देयर इज FAP। अब जानते हैं कि FAP क्या होता है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। मतलब इसका मतलब होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। मतलब इननेट बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए हमेशा होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। मतलब फिक्स है कि ये इसी तरीके से या फिर इसी ऐसे तरीके से ये क्या होगा कि हमेशा परफॉर्म होगा। बट यहाँ पे क्या है कि नो FAP, मतलब यहाँ पे इसका फिक्स एक्शन पैटर्न नहीं है, ये आपके अलग अलग तरीके से या फिर किसी भी तरीके से परफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ लेते हैं मान लीजिए कि बर्ड्स का नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक फिक्स एक्शन पैटर्न है कि जब इनका सीजन आएगा मीटिंग करने का उसके पहले क्या करेंगे, अपने नेस्ट बिल्डिंग करेंगे। और नेस्ट बिल्डिंग में यहाँ पे पूरा इसका एक पूरा स्टेप है, प्रोसेस है कि यहाँ पे ये कलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल इस तरह से, फिर उसको जा कर के एक अच्छे शेप में यहाँ बनाएंगे नेस्ट। मतलब फिक्स है कि जो बिहेवियर है इसकी पूरी यहाँ पे जो स्टेप है वो फिक्स है कि ये इसी तरीके से होगा। बट यहाँ पे क्या है, कोई फिक्स एक्शन पैटर्न नहीं है और ये किसी भी तरीके से परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अपने डिफरेंस टेबल के नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे है आपका इननेट में कि इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है,
अब इसको समझते हैं कि इननेट बिहेवियर की एक जो यहाँ पे स्पेशल फीचर आपको मेंशन है कि ये चांस ऑफ सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो ये जानते हैं कि कैसे यहाँ पे ये पॉइंट आपका यहाँ वैलिड है, फिर ये कैसे यहाँ पे जस्टिफाई होगा। अब यहाँ मान लीजिए हम फिर से लेते हैं आपका फिश माइग्रेशन का बिहेवियर, ठीक है। तो जो फिश माइग्रेट करके किसी नए प्लेस पे जाएंगे जिनमें या फिर सीजनली माइग्रेशन होता रहेगा, बर्ड्स की बात करें, या फिर पिकॉक के डांसिंग का, या फिर बात करें यहाँ पे हम स्पाइडर के वेब मेकिंग का, तो ये जितने आपके बिहेवियर हैं सब के सब इननेट नेचर के हैं और सबके होने से कहीं ना कहीं सर्वाइवल का चांस और रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? अब पहला ये है कि मान लीजिए कोई फिश माइग्रेशन करके वहाँ चली गई है, तो हो सकता है कि अगर ना जाती तो वहाँ पर उसको फूड की शॉर्टेज होती या उसकी एनिमीज आसपास रहते हैं तो उसको वहाँ पे खतरा था, और जब चली गई तो सेफ़ हो गई, मतलब उसमें चांस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों बढ़ गया। सेम इस तरह क्या है कि जब मोर डांस करते हैं, फिर जब ये पिकॉक कोई डांस करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो होता है एक अट्रैक्शन एक तरह से होता है अपने अपोजिट पार्टनर को मीटिंग के लिए इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो ना करे तो क्या होगा, वो नहीं करेगा तो उसका रिप्रोडक्शन का चांस कम हो जाएगा। सेम इस तरह अगर बात करें यहाँ पे बर्ड्स के नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर की, तो जितने आपके बर्ड्स होते हैं जो नेस्ट बिल्डिंग करते हैं उनमें यहाँ पे क्या है, अगर नेस्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे तो उनमें पेरेंटल केयर नहीं होगा, उनकी प्रजनन आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब क्या है कहीं ना कहीं ये कंसर्न है उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन से। इस तरह देखिएगा यहाँ पे लर्न बिहेवियर के, तो लर्न बिहेवियर यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई अगर कुत्ता बॉल से खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वहाँ पे सर्वाइवल का चांस या फिर रिप्रोडक्शन की रेट बढ़ जाती है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगर बात करें यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे है जो सबसे मेन पॉइंट है इस पूरे डिफरेंस टेबल का, जिसको हम जान सकते हैं कि वो इननेट है कि लर्न है, सबसे मेन पॉइंट आपका यही है, ठीक है। इसमें ये है कि इननेट बिहेवियर आल्सो एक्सप्रेस्ड इवन केप्ट इन आइसोलेशन, मतलब ऐसे बिहेवियर होते हैं कि अगर हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके पॉपुलेशन से या फिर उसके जो यहाँ पे कम्युनिटी है उससे हटा कहीं और रख दें फिर भी वो बिहेवियर परफॉर्म होगा। जैसे अब मान लीजिए हम दो लेते हैं एग्जाम्पल। पहला लेते हैं कि हमने यहाँ पे लायन को रख दिया और दूसरा यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया किसी भी बर्ड्स को, ठीक है। तो अब मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर लायन है तो जब शेर छोटा सा बच्चा था तभी हम उसको उठा करके ले गए और मान लीजिए कि या किसी केज में या फिर किसी जू में हम रख दिए उसको बचपन से ही। लेकिन फिर क्या होगा कि जब थोड़ा सा वो बड़ा होगा तो उसका नेचर हमेशा क्या होगा, वो हमेशा शिकार को ही खोजेगा, लेकिन अगर वो बंद है तो इसका मतलब फ्लैश खाएगा, मतलब कभी वो घास फूस नहीं खाएगा, उसका जो नेचर है वो वही खाएगा खाने में। और अगर बात करेंगे इसकी रोरिंग की, तो लायन हमेशा ऐसा है नहीं कि उसको हम वहाँ जू में रखें हैं तो आसपास बंदर है तो बंदर की तरह मियाँ में इस तरह से कुछ अलग एक्टिविटी शो करेगा। जो उसका इननेट नेचर है वो वही परफॉर्म करेगा, भले ही उसको हम आइसोलेशन में रखें बचपन से ही। इस तरह कोई बर्ड्स है तो बर्ड्स हम कहीं भी रख दें, वो अगर वो सिंगिंग है तो सिंगिंग वहाँ पर होगा उसके अंदर, या फिर अगर नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर की वहाँ पर कोई बर्ड्स है तो वो हमेशा नेस्ट बिल्डिंग करेगी। हाँ, लेकिन ये होता है कि अगर उसने किसी से देख के नहीं सीखा है, नहीं जानती हो, तो जो इसकी थोड़ी क्वालिटी हो सकती है, हो सकता है थोड़ी डाउन हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई सिंगिंग बर्ड है तो जब वहाँ पे वो अलग हम उसको रखते हैं आइसोलेशन में, तो ऐसा नहीं कि वो अपना गाना भूल जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जो जिस टोन में या जिस तरीके से जो साथ रहते हैं वो गाना गाते हैं वो वैसा वो एग्जैक्टली ना मतलब उसको फॉलो कर पाए, कॉपी कर पाए। लेकिन हमेशा क्या होगा, फिर भी वहाँ पे वो एक्सप्रेस होगा वो बिहेवियर, भले उसको हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी भी ऐसे यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे बिहेवियर है और हमें अगर टेस्ट करना है तो अगर उसको हम आइसोलेशन में रखते हैं तो हम वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। मतलब कि हमेशा ये है कि लर्निंग बिहेवियर के लिए इसमें लर्निंग मेमोरी या फिर आपको देख करके सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हम अलग कहीं रख दें और आप एकदम से वहाँ पे आइसोलेट हुए हो फिर भी आपको यहाँ पे बिहेवियर वो परफॉर्म होगा, ऐसा कभी नहीं है। मतलब लर्न बिहेवियर की एक्सप्रेशन के लिए आपको आइसोलेशन में रखेंगे तो नहीं होगा, और आपको इसको परफॉर्मेंस होने के लिए आपको लर्निंग मेमोरी या फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं आप देख के ही सीखेंगे किसी न किसी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रिपीटेड प्रैक्टिस डज नॉट चेंज आर ब्रिंग परफेक्शन। यहाँ पे ये है कि अगर कोई इननेट बिहेवियर है तो हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें उसमें कोई चेंज या फिर परफेक्शन नहीं आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये बिहेवियर अपने आप में पहले से ही परफेक्ट होते हैं, इसमें और परफेक्शन नहीं आ सकता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे इसमें से आप कोई भी एग्जांपल फिर से ले लो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इसमें से एग्जांपल ले लीजिए, आपको इस पॉइंट को अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि स्पाइडर का वेब मेकिंग का, ठीक है, स्पाइडर के वेब मेकिंग का या फिर लायन के हंटिंग का, तो ये ऐसे बिहेवियर हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ये बार बार रिपीट करेगा या फिर प्रैक्टिस करेगा तो ये चेंज हो सकता है।
अगर स्पाइडर के जो वे बनते हैं, अगर उसका कुछ इस शेप में ऐसे ऐसे बन रहा है, ये इस तरीके से, तो ये कितना भी टाइम बना ले, कितना भी जनरेशन बना ले, या कोई नेक्स्ट बिल्डिंग कर रहा है बर्ड, तो वो ऐसा नहीं कुछ चेंज कर देगा बाद में जाकर। मान लीजिए पहले कुछ इस शेप में था, अब बाद में आपको यहाँ पे राउंड या फिर इस तरह से रेक्टेंगल हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मतलब ये है कि कितनी भी उसकी रिपीटेड प्रैक्टिस की जाए, वो बिहेवियर वैसा ही रहेगा, कभी भी उसमें यहाँ पे चेंज या फिर परफेक्शन नहीं आता, क्योंकि वो जैसा होता है वो पहले से ही परफेक्ट नेचर का होता है। बट यहाँ पे क्या है, तो मान लो हमने यहाँ बात किया है ड्राइविंग की एग्जांपल के तौर पे, तो आप मान लीजिए जब ड्राइविंग होती है तो शुरू में क्या होता है कि हम डरते डरते मतलब उसको ड्राइव करते हैं, किसी भी साइकिल को या फिर बाइक को। बट जैसे उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें परफेक्शन आ जाता है और हम थोड़ा सा यहाँ पे उस बिहेवियर को फ्रीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि लर्न नेचर का है, तो उसमें अगर हम बार बार उसकी रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे तो वो चेंज हो सकता है या फिर उसमें परफेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ हमारा। आगे अगर देखें यहाँ पर इसमें लिखा है आपका कि कंसर्न विथ इकोलॉजिकल फिटनेस एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी। ये भी आपका सबसे एक मेन पॉइंट है कि कोई बिहेवियर इनेट है कि लर्न है, इस पॉइंट को पहचानने के लिए। जैसे हमने बताया था पहले कि घोड़े का दौड़ना और घोड़े का ट्रैक पे दौड़ना, ठीक है, कुत्ते का भौंकना और कुत्ते के बाल के साथ खेलना। अगर इन दोनों को देखें हम, तो जो पहला हमने दिया एग्जांपल कि घोड़े का दौड़ना, अगर घोड़ा दौड़ेगा तो वो दो चीज़ है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी भाग सकता है, वो दौड़ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उसके दौड़ने से उसकी फिजियोलॉजी मेंटेन है, और साथ में क्या है कि वो उसका इकोलॉजिकल फिटनेस में भी उसका थोड़ा रोल है, उसको वो इंक्रीज करेगा। बट अगर कोई कुत्ता मतलब कोई कुत्ता है, वो मान लीजिए वो किसी बॉल से खेल रहा है या फिर कुछ इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी, वो कभी भी उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी से या फिर इकोलॉजिकल फिटनेस से कंसर्न नहीं होगी। हाँ, लेकिन कुत्ते का देखिए, कुत्ते का भौंकना और घोड़े का दौड़ना, वो हम यहाँ पे आ जाएगा इस वाले, मतलब इसमें आ जाएगा इननेट में, मतलब इस पॉइंट को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। बट जो घोड़ा है उसका ट्रैक पे दौड़ना और जो कुत्ता उसका बॉल से खेलना, वो हमारा इसमें आ जाएगा, यानी कि लर्न बिहेवियर हो जाएगा वो। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे है कि इननेट बिहेवियर के लिए आपको स्टिमुलस जो होंगे वो दोनों तरह के चाहिए, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने बताया कि स्टिमुलस कोई भी चेंज आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे एग्जांपल लेते हैं पिकॉक डांसिंग का, ठीक है, तो जो पिकॉक डांसिंग का बिहेवियर होता है, आप समझिए कब होता है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब मोर नाचते हैं तो सिर्फ वही मोर नाचते हैं जिनके गोनेट्स मैच्योर हो चुके, जो यहाँ पे एडल्ट होते हैं। दूसरे, ये जब नाचते हैं तो उसमें अगर हम सीजन देखें तो हमेशा वो रेनी सीजन है, उनका मीटिंग सीजन होगा, तभी वो यहाँ पे नाचेगा। मतलब ये है कि अगर आपके जो वेदर है वहाँ पे वो रेनी सीजन है, उनका मीटिंग सीजन है, तो अगर वहाँ पे कंडीशन अच्छे होंगे तो यहाँ पे उसको मिला है यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस। बट अगर उसके गोनाड्स नहीं मचे हो रहे हैं तब भी क्या होगा, वो डांसिंग का बिहेवियर नहीं शो करेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि इनर बिहेवियर के परफॉर्म होने के लिए आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों तरह के स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या है कि आपका स्टिमुलस जो होता है वो इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही, बट यहाँ पे बिना दोनों के परफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। जैसे अगर हमारा अंदर से मोटिवेशन हम पढ़ेंगे तो हम शो करेंगे बिहेवियर, मतलब हमारा क्या है, वहाँ पे इंटरनल स्टिमुलस काम कर रहा है। अगर कोई ये कहे कि ये काम करो, आपको इतने पैसे देंगे या फिर आपको ये देंगे, अवार्ड देंगे, तो वहाँ पे हमारा कौन सा काम किया, एक्सटर्नल। लेकिन कभी भी दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इननेट नेचर का है तो उसमें दोनों चाहिए किसी भी कंडीशन में, नहीं तो दोनों के सिवा वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इननेट के लिए आपको चाहिए IRM। इसका मतलब होता है इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। अब तो समझिए कि IRM है क्या। हमने बताया इसका नाम कि इसको हम बोल सकते हैं कि यह आपका इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अगर इसको थोड़ा समझें कि ये एक्चुअल में IRM है क्या। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये बिहेवियर आपका रिलीज होता है, परफॉर्म होता है, उसको बोल सकते हैं यहाँ पे हम कि IRM। मतलब फिक्स है कि अगर कोई इस टाइप का बिहेवियर है तो उसके लिए यहाँ पे ये फैक्टर आएंगे, तो इस तरीके से वहाँ पे वो रिलीज होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं वो इस तरीके से होगा, वो किसी भी तरीके से आपका परफॉर्म हो सकता है। इसमें कोई भी इस तरह सा यहाँ पे IRM वाली कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे जितने भी डिफरेंस हैं इननेट और लर्न के। और आपको साथ में फिर से बार कह दे रहे हैं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। लिखने का फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगे इथोलॉजी टर्म्स को, ये ब्रांच किसने लाई, कब लाए। उसके बाद व्हाट इज एनिमल बिहेवियर, व्हाट इज स्टिमुलस। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इननेट और लर्न में डिफरेंस, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
फिर आपको फॉर्मेट ऐसे रखना होगा कि सब कुछ यहाँ पे आप बनाओगे, यहाँ पे 2 टेबल, एक इननेट का एक लर्न का, इसके साथ में एक पॉइंट, इसके नीचे एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सप्लेनेशन। मतलब आपको यहाँ पे एक पॉइंट का एग्जाम्पल देना है और साथ में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका एक ही एग्जाम्पल 2-3 पॉइंट में आ जाए और उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करें। जैसे अगर हम इसी में से देखें तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को कई बार यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब फिक्स है कि आप इसको वहीं यूज़ करोगे। आपको इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उसको लिख देना यहाँ पे, पहले पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो सबसे लास्ट चीज़ है इसमें, तो इननेट और लर्न के कुछ सब टाइप्स भी होते हैं। जैसे मतलब मेन हमारा क्या होगा कि बिहेवियर 2 तरह से हो गया, एक इननेट एक लर्न, ठीक है। लेकिन इननेट और लर्न के भी टाइप्स होते हैं जो कि आगे आपको पढ़ने हैं बारी बारी से, अलग अलग से। थोड़ा जान लो कि इननेट और लर्न में कौन कौन से टाइप होंगे, और फाइनली बस थोड़ा सा इसमें इसके बारे में, बाकी इसको आगे तो पढ़ना ही है अच्छे से। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो आपका इननेट होता है तो बेसिकली इसके होते हैं 4 टाइप, ठीक है। सबसे पहला होता है टैक्सिस बिहेवियर, सेकेंड आपका होता है काइनेसिस बिहेवियर, और तीसरा आपका होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। और चौथे को बोलते हैं एफएपी या फिर इसी को बोलते हैं इंस्टिंक्ट, ठीक है, इंस्टिंक्ट। ये होते हैं आपके इननेट बिहेवियर के 4 टाइप। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लर्न बिहेवियर के टाइप्स की, जिसमें कई सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपको हो जाएगा हैबिचुएशन, ठीक है, हैबिचुएशन। नेक्स्ट इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग। फिर आपको हो जाएगा ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। और साथ में आपका हो जाएगा यहाँ पे इनसाइट लर्निंग। तो ये सब क्या है कि आपको इसको अलग से पढ़ना होगा डिटेल में आगे, जो कि आपको मिलेंगे, ठीक है, इनसाइट लर्निंग। अगर आप डिफरेंस टेबल लिखने के बाद इसको लास्ट में लिखते हैं तो आपको थोड़े से पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे, मतलब आपने पूरा इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इननेट और लर्न में जो आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, देखिए 2020 में और 21 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम, तो इसमें तो पेपर बना नहीं है आपका। फिर लेकिन 2019 में, 2017 में, 2016 में और 15 में आपका जो आया है ये आया है शॉर्ट में, बट ये 3 बार आपके आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे ये है। मतलब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है डिफरेंस वाला कि जो लगभग हर साल पूछा जाता है और काफ़ी इजी भी है पढ़ने में, समझने में और लिखने में। बट थोड़ा सा ये है कि आपका फॉर्मेट आपको इस तरह से रखना होगा एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद भी आपके सारे टॉपिक के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। फिर अगर आपको डेमो लेक्चर देखने के बाद अच्छा लगा हो तो फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्क्वायरी ले सकते हैं हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए।